हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जित्स स्टडी सेंटर। आज पैरामेडिकल के लिए फिर से 3-4 सवाल मैं लेके आया हूं और काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल है। तो जल्दी से हम सवाल शुरू करते हैं। जो आपका पहला सवाल है वो आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। पहला सवाल कह रहा है कि 12 छात्रों की एक कक्षा में छात्रों की औसत ऊंचाई 180 सेंटीमीटर है। कक्षा अध्यापक की ऊंचाई को छात्रों की ऊंचाई में जोड़ने पर कक्षा की औसत ऊंचाई घटकर 179 सेंटीमीटर हो जाती है। तो कक्षा अध्यापक की ऊंचाई क्या होगी? देखिए, एक सिंपल सा सवाल है। देखिए, हम क्या करेंगे ना इसके लिए कि यहाँ पे दे रखा है आपका कि 12 छात्र है। देखिए, ये 12 जो छात्र है ना, इस 12 छात्र की औसत ऊंचाई दे रखी है। ये इसकी औसत ऊंचाई जो दे रखी है वो आपका है 180 सेंटीमीटर, है ना। 12 छात्रों की औसत ऊंचाई दे रखा है 180 सेंटीमीटर। और कह रहा है कि जब टीचर की भी टीचर की भी आयु को मिला दिया जाता है, तो टीचर की आयु को आप मिलाएंगे तो इसमें एक आदमी और बढ़ जाएगा। तो 12 स्टूडेंट और एक टीचर हो जाएगा, टोटल 13 लोग। और इसकी औसत जो दे रखी है ना, वो दे रखा है घटकर हो जाता है 179 सेंटीमीटर। ठीक है, 12 छात्रों की औसत ऊंचाई दे रखा है 180 सेंटीमीटर। और जब एक टीचर इसमें ऐड हो जाता है तो टोटल 13 लोगों की औसत दे रखी है 179 सेंटीमीटर। तो हमको क्या करना है, टीचर की आयु निकालना है। तो क्या करेंगे कि आप यहां से 12 छात्रों की कुल ऊंचाई निकाल लीजिए। 12 छात्रों की कुल ऊंचाई निकालना चाहते हैं तो आप क्या करोगे कि इसके औसत में इसकी संख्या से मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, और यदि जब 13 लोग हो गया तो उसकी अगर हम कुल ऊंचाई निकालना चाहते हैं, कुल ऊंचाई का योग लिख सकते हैं, कुल ऊंचाई का योग। तो आप क्या करेंगे, इसके औसत में इसकी संख्या से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, ये आपका जो पहला है 12 छात्रों की कुल ऊंचाई का जो है योग है कितना है, 180 गुने 12। और अब 13 लोग हो चुका था, तो इस 13 लोगों की जो औसत ऊंचाई थी 179 थी, तो उन 13 लोगों की कुल ऊंचाई का योग हो जाएगा 179 गुने 13। तो आपको क्या करना है ना कि इसमें टीचर की निकालना है। तो आपको क्या कर लो इसमें कि 13 लोगों की कुल योग, 13 जो लोग हो गए थे, इस 13 लोगों की ऊंचाई का जो योग है उसमें 12 लोगों की कुल ऊंचाई का योग घटा दो। 12 लोगों की जो ऊंचाई का योग है इसको इसमें घटा देते हैं। 13 लोगों की कुल ऊंचाई का योग जो आया उसमें से 12 लोगों की ऊंचाई को घटा देते हैं। तो जो एक लोग बचेगा, यानी कि जो टीचर बचेंगे, उनकी ऊंचाई निकल जाएगी। तो यहां से आप क्या करोगे कि 13 लोगों का हो गया 179 गुने 13, और इसमें घटा दो 180 गुने 12। अब इसको बस आपको सोल्व करना और आपका आंसर आ जाएगा। तो जब हम 179 को जब हम 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आएगा 23-27, है ना। और जब हम 180 को 12 से गुना करेंगे तो ये आपको मिलेगा 21-60, 21-60, है ना। और जब इसको हम घटाएंगे तो आपको मिल जाएगा 167 सेंटीमीटर। ये आपके टीचर की ऊंचाई हो जाएगी, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। इस प्रकार इसका सही जवाब होगा 167 सेंटीमीटर। ठीक है, उम्मीद है ये सवाल समझ में आया होगा। तो देखिए, अगर इस तरह का कोई भी सवाल आपको दिखता है ना कभी भी, तो आप सिंपल क्या कीजिए कि जितने भी लोगों का औसत दिया उसके आपका कुल योग निकाल लीजिए कि कितना आएगा। और कुल योग निकालने का सिंपल तरीका ये है कि औसत से उसकी संख्या को मल्टीप्लाई करिए। जैसे यहाँ पे 12 लोगों का दिया हुआ था औसत, तो 12 लोगों के औसत को दिया हुआ था 180, तो 12 लोगों का कुल योग कितना आ जाएगा, तो 180 और गुने 12। उसी प्रकार से एक टीचर को इसमें ऐड किया गया, तो टीचर ऐड कर देंगे तो टोटल 13 लोग हो जाएगा। तो 13 लोगों का जो औसत है 179 था, तो इसका कुल योग निकाल लिए थे 179 गुने 13। अब इस 13 लोगों के कुल योग में 12 लोगों के कुल योग को यदि हम घटा देंगे तो ये आपका 167 सेंटीमीटर आ जाएगा। यही आपका पूछा जा रहा था कि टीचर्स की जो ऊंचाई है वो कितनी होगी। ठीक है, चलते हैं हम नेक्स्ट सवाल पे। देखिए, आपका जो नेक्स्ट सवाल है ये आपका कह रहा है कि x प्लस बाई इजकल टू 2z। क्या कह रहा है, x प्लस बाई इजकल टू 2z। यहां से लिख रहे हैं x प्लस बाई इजकल टू
2z, और आपसे पूछा जा रहा है कि x बटा x माइनस जेड प्लस z बटा y माइनस जेड का मान क्या होगा। ठीक है, ये बहुत अच्छा सवाल है और अक्सर ऐसे सवाल जो है आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, और बिल्कुल इसमें घबराने वाली बात नहीं है, कितना हार्ड नहीं होता है इसको बनाने में। देखिए क्या करना है आपको, जब ये दिया हुआ x प्लस वाई इक्वल टू 2z, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे इसमें, देखिए यहाँ से x और z का रिलेशन दिया हुआ है और यहाँ पे z है, तो हम यहाँ पे y का वैल्यू पुट कर देंगे तो ये भी x z में रिलेशन आ जाएगा। तो देखिए यहाँ से y बराबर आप लिख सकते हैं 2z माइनस एक्स, इसको उठा के हम यहाँ पे पुट कर दे रहे हैं। अब देखिए कैसे इसका सोल्यूशन होगा। देखिए यदि ये तो इसको हम ऐसे ही छोड़ दे रहे हैं, ये x माइनस जेड है प्लस यहाँ से ये z बटा ये y का वैल्यू हम यहाँ से पुट कर दे रहे हैं 2z माइनस एक्स, और ये वाला जो z है वो माइनस जेड ऐसे ही रहेगा। अब इसको हम सोल्व करते हैं तो ये वैल्यू आया x बटा x माइनस जेड प्लस z बटा ये देखिए 2z में से एक z जाएगा तो ये बचेगा z माइनस एक्स। ठीक है, अब यहाँ से आप गौर से देखिए ये वैल्यू है x बटा x माइनस जेड और ये वाला z माइनस एक्स लिखा हुआ, तो यहाँ से हम माइनस कॉमन निकाल लेंगे तो इसको माइनस कर देगा और ये वैल्यू हो जाएगा x माइनस जेड। ठीक है, इसको हम उलट दे रहे हैं। अब यहाँ से देखिए गौर से कि इसमें दोनों का एलसीएम तो सेम ही है, दोनों का एलसीएम है x माइनस जेड। जब x माइनस जेड है तो ये वाला x माइनस जेड होगा, तो ऊपर भी x माइनस जेड है नीचे भी x माइनस जेड है। जब इसको हम कट करेंगे, जब इसको हम यहाँ से कट कर देंगे तो ये का वैल्यू जो आ जाएगा वो 1 आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार इसका जो सही जवाब होगा वो 1 होगा, इसका सही जवाब, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। ठीक है, तो इस तरह का सवाल को आप आसानी से इस तरीके से सोल्व कर सकते हैं। ये बहुत हार्ड सवाल नहीं होता है, बस आप एक रिलेशन समझिए और वहाँ से पुट करके इसमें वैल्यू को रखिए और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलते हैं हम नेक्स्ट सवाल पे। तो जो आपका नेक्स्ट सवाल है वो आपका एक साधारण ब्याज का सवाल है और काफ़ी सिंपल सवाल है। इसको आप गौर से देखिए, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा क्या कहता है ये सवाल। सवाल कह रहा है कि जॉन ने एक धनराशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर निवेश करता है। ठीक है, आपका रेट दे रखा है, देखिए यहाँ से आपका जो रेट है वो दे रखा है 10% और बोला है कि साधारण ब्याज पे दिया है, और उसके बाद उसने बोला कि 4 वर्ष के अंत में जो राशि है ब्याज सहित 770 रुपया हो जाती है। इसका मतलब ये जो 770 है ना वो आपका मिश्रधन दिया हुआ है। ठीक है, 770 रुपया ये आपका मिश्रधन है, चूंकि बोला है ब्याज सहित ये धनराशि इतनी हो जाती है। ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है बताइए वो राशि क्या होगी। क्लियर, देखिए बहुत आसान सा सवाल है। देखिए ये रेट दिया हुआ है कितना, 10 वर्ष। ठीक है, और ये जब 10 वर्ष दिया हुआ है इसका मतलब ये हुआ कि 4 साल में ये कितना हो जाएगा, तो 4 गुना हो जाएगा, यानी कि 40% हो जाएगा, है ना। 10 वर्ष दिया हुआ प्रति आपका वार्षिक होता है ये रेट, तो इसको हम 4 से मल्टीप्लाई करें, चूंकि 4 साल के लिए तो ये 40% हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए यदि आपका मूलधन जो है ना 100 रुपया होता, सपोज देखिए अगर आपका मूलधन जो है ये 100 रुपया होता तो आपका मिश्रधन कितना होता, तो आप बोलते इसका जो मिश्रधन होगा वो इस 100 का 40% बढ़ा हुआ वैल्यू होता, तो 40% ना निकाल करके हम इसका 140% निकाल देंगे तो ये आपका बढ़ा हुआ वैल्यू मिल जाएगा, है ना। इसका मतलब टोटल कितना होता, तो 140 रुपया होता। क्लियर है, पर आपका जो मिश्रधन है ना वो 770 है, तो आप ऐसे बोलिए कि 440 जिसको आपका मिश्रधन आया है वही आपका कितना है, 770 है। तो 1 का मतलब कितना होगा, तो बोलेंगे 770 और बटा 140। बोला मूलधन कितना होगा, तो मूलधन आपका 100 है, तो 100 का मतलब क्या हो जाएगा, तो 770 बटा 140 और गुने 100। इसको हम जब सोल्व करेंगे तो ये आपका वैल्यू आ जाएगा। देखिए आराम से इसको सोल्व कर लेते हैं। ये आपका 2 से काटेंगे तो ये 7 आएगा, और इसको 2 से काटेंगे तो ये 5 आएगा, और इसको हम कैंसिल करेंगे तो ये आपका 110 आएगा, है ना। इस प्रकार गुना कर लेंगे इसको, तो 11 पचे 55 होता है, तो 550 रुपया आ जाएगा। तो आपसे पूछा था कि मूलधन क्या होगा, मूलधन आपने 100 मान लिया था, तो 100 का मतलब कितना आ गया, 100 का मतलब 550 हो गया। तो इस प्रकार जो इसका सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, बहुत आसान सवाल है। इसको आप देखिए इस तरीके से जो आपका फॉर्मूला है सिंपल उस तरीके से भी बना सकते हैं, पर इस तरीके से बनाने से आपका क्या है, कैलकुलेशन आसान हो जाता है और जल्दी से इसका आंसर आ जाता है। हम आपको फॉर्मूले से भी बता देते हैं कि इसको आप कैसे बना सकते हैं। ठीक है, देखिए यदि आप इसको फॉर्मूले से बनाने जाएंगे तो सिंपल सा बात यह है कि मूलधन जो है ना इसको हम पी बोल रहे हैं, आपका समय दिया हुआ है 4 साल, आपका रेट दिया हुआ है 10%, और आपका जो मिश्रधन है वो दिया हुआ है
770 रुपया इतना दिया हुआ है। आप फॉर्मूले से ही बना के देख लीजिए। देखिए सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, तो सिंपल इंटरेस्ट होता है मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100, है ना। तो आपका मूलधन तो पी माना हुआ है सो आपका समय है वो 4 है और आपका दर 10 है और बटा 100 कर सकते हैं। आप इसको सोल्व करेंगे तो ये आपका वैल्यू आएगा 2p/5। चूँकि ये वाला जो है 2 से कट रहा है तो इसको आप काट लीजिए, 2p/5 आ जाएगा। आपका मिश्रधन क्या होता है, तो मिश्रधन होता है मूलधन प्लस साधारण ब्याज। तो इसको हम जोड़ लेंगे तो आपका वैल्यू आ जाएगा। देखिए मिश्रधन तो दिया हुआ है 770 और मूलधन आपका p है और SI आपने लाया है 2p/5 और ये वैल्यू दिया हुआ है 770। यहाँ से आप और से देखिए कि यहाँ से हम p अगर कॉमन निकालेंगे तो ये वैल्यू 1 + 2/5 आएगा और ये दिया हुआ है 770। तो आप p बराबर लिखेंगे, यहाँ देखो सोल्व करते हैं इसको, 5 और 2 7/5 आ जाएगा और ये वैल्यू हो गया 770। इसको जब हम कैंसिल आउट करेंगे तो ये आपका 110 आ जाएगा और यहाँ से p अगर सोल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा 110 × 5 जिसका मान आ जाएगा 550 रुपया। तो इस प्रकार भी आप मूलधन निकालना चाहो तो इसका 550 रुपया आ जाएगा। ठीक है, चलते हैं हम नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है, ये देखिए समय और दूरी का एक सवाल है, बहुत सिंपल सा सवाल है। देखिए क्या कहता है इसमें कि 75 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक बस 45 मिनट तक चलती है। देखिए ये क्या बोला है कि 45 मिनट तक जो है एक बस पहले चलती है 75 किलोमीटर प्रति घंटा से, ठीक है, कितना देर, 45 मिनट। और उसके बाद फिर क्या बोला है कि उसके बाद फिर वो 90 से चलना शुरू कर देती है, यहाँ से 90 किलोमीटर प्रति घंटा से चलती है और कितनी देर चलती है, तो ये भी आपका 45 मिनट ही चलती है। तो टोटल आपका 45 हो जाता है कितना, 1.5 घंटा। यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल कितना समय लगा, तो 1.5 घंटा। और बोला कि 1.5 घंटा में जो है ये कितनी दूरी तय करेगी। तो आप आराम से निकाल लो कि देखो पहले बार दूरी क्या होगा, जो आपका d1 है, तो दूरी बराबर क्या जानते हैं, चाल गुने समय। तो चाल इसका 75 है और इसका समय जो है 45 मिनट है, तो इसको हम घंटा में बदलेंगे तो 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। तो ये देखिए 15 से काटते हैं इसको, तो 15 × 3 = 45 और ये 15 × 4 = 60 आएगा। तो ये वैल्यू आ गया 75 × 3/4, इतना किलोमीटर तय किया। और जो दूसरी दूरी है जिसको 90 किलोमीटर से किया हुआ है, तो वो किया हुआ है 90 किलोमीटर प्रति घंटा और इसका समय दिया हुआ है 45। इसको भी हम 60 से भागा देंगे तो ये भी आपका 3 और इधर नीचे आ जाएगा 4। और इसको हम यदि सॉल्व करें तो देखिए ये वैल्यू आएगा 90 × 3 और बटा 4 किलोमीटर। बोला टोटल दूरी निकालिए, तो हम क्या करेंगे, इसको बारी बारी से सोल्व करके और जोड़ देंगे। तो टोटल जो आपका डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, टोटल दूरी पूछा है, तो टोटल दूरी आपका हो जाएगा, ये देखिए यहाँ से जब 75 × 3/4 करेंगे, देखिए यहाँ 3/4 कॉमन रहेगा दोनों में और यहाँ से 75 और प्लस 90 को हम जोड़ देंगे और इसको हम सोल्व करेंगे तो ये आपका वैल्यू आ जाएगा। देखिए आसानी से सोल्व हो जाएगा ये। तो जब हम 75 और 90 को जोड़ेंगे तो ये आपको मिलेगा 165 और उसको हम लोग 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और उसके बाद 4 से इसको हम भाग दे देंगे, तो ये आपका मिलेगा 123.75, इतना किलोमीटर दूरी तय होगी। और ये आपका जो दूरी दिया हुआ है वो ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है, कितनी दूरी तय होगी। तो ये सिंपल सा सवाल है। सिंपल सा फॉर्मूला कौन सा यूज हुआ, सिंपल फॉर्मूला जो यूज हुआ है दूरी बराबर चाल गुने समय। बस ये वाला दूरी इस्तेमाल, ये वाला आपका जो दूरी का फॉर्मूला है इसको इस्तेमाल कीजिए और बारी बारी से पहले ये वाला d1 दूरी निकाल लीजिए और फिर ये वाला d2 दूरी निकाल लीजिए। चूंकि अलग अलग चाल से चला है, समय दोनों के लिए सेम दिया था, दोनों दूरी निकाल के जोड़ दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, सवाल पे देखिए नेक्स्ट सवाल क्या कहता है आपका। नेक्स्ट सवाल बोल रहा है, यहाँ पे हम सवाल नोट कर दे रहे हैं, देखिए आपके स्क्रीन पे भी सवाल दिख रहा होगा। सवाल कह रहा है कि x² - bx, देखिए x² - bx अपॉन, यहाँ से दिया हुआ है ax माइनस का c और इक्वल टू λ-1 अपॉन λ+1। ठीक है, आपको ये देख के ऐसा लग रहा है कि ये सवाल बहुत टफ है, पर इसमें कुछ है नहीं, सिंपल एक कैलकुलेशन है, इसको आप आराम से कैलकुलेट कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। इसमें लेमडा का वैल्यू पूछा गया और बोला गया है अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू दिया हुआ है 0, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 0, जो कि अल्फा और बीटा ये द्विघात समीकरण जो दिए हुए हैं इसके 2 मूल हैं। ठीक है, तो हमको यहाँ से क्या करना है ना कि अल्फा प्लस बीटा का मान निकालना। ठीक है, जो जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है वो आप जानते हैं कि ये वैल्यू होता है ax², देखिए, प्लस bx
प्लस सी बराबर 0, ये आपका जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और इसमें अल्फा प्लस बीटा अगर दो मूल हैं तो ये वैल्यू आता है माइनस बी बाई ए। ठीक है, तो हमको क्या करना है कि सबसे पहले ये सिंपल जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है ना, इस तरीके का इक्वेशन आपको इसको सिंप्लीफाई करके आपको लाना होगा। ठीक है, तो जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे ना, तो क्या करना है कि इसको आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पहले करना होगा और इसके बाद आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसका हम जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपका लेमडा प्लस 1 का जो मल्टीप्लाई होगा वो इसके साथ में होगा एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स के साथ में। तो हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं कि लेमडा प्लस 1 का जो गुना करना है आपको एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स से करना है, और इधर से लेमडा माइनस 1 का जो मल्टीप्लाई करना है वो आपको ए एक्स माइनस सी से करना है। ठीक है, जब इसको हम गुना करेंगे ना तो देखिए वो क्या आएगा, ये लेमडा गुना होगा एक्स स्क्वायर से तो ये आएगा लेमडा एक्स स्क्वायर, और ये 1 से मल्टीप्लाई होगा एक्स स्क्वायर तो ये एक्स स्क्वायर, और माइनस बी एक्स को जब हम लेमडा से गुना करेंगे तो ये आएगा माइनस का बी लेमडा एक्स, और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस बी एक्स आएगा। ठीक है, और इसके बाद जब हम इसको लेमडा माइनस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ए एक्स को लेमडा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ए लेमडा एक्स होगा, और माइनस में ए एक्स को माइनस 1 से करेंगे तो माइनस ए एक्स होगा, और जब हम लोग सी को मल्टीप्लाई करेंगे इधर से तो माइनस में आएगा सी लेमडा, और एक माइनस सी को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका माइनस सी आएगा, सॉरी प्लस सी आ जाएगा, चूंकि ये आपका माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये आपका मल्टीप्लाई हो चुका है। और इसके बाद जब हम इसको सॉल्व करना चाह रहे हैं तो हम क्या करेंगे कि पहले हमको जनरल इक्वेशन में लाना होगा, यानी एक्स स्क्वायर वाला सारा जो भी कोफिशिएंट आएगा उसको अलग कीजिए। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या बचता है, तो देखिए एक्स स्क्वायर कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे प्लस में लेमडा बचेगा, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर कॉमन गया है तो प्लस में 1 बचेगा, और अब पूरे टर्म में कहीं पर भी एक्स स्क्वायर नहीं है। अब हम लोग यहाँ से माइनस एक्स को निकाल देते हैं, तो माइनस एक्स निकालेंगे तो यहाँ से देखिए माइनस एक्स निकालेंगे तो ये वाला वैल्यू आपका बी लेमडा बचेगा, और यहाँ से माइनस एक्स निकालेंगे तो माइनस में बी बचेगा, है ना, ये सॉरी प्लस में बी बचेगा, और यहाँ से देखिए ये ए लेमडा एक्स जो है इधर इक्वल टू के जब इधर आएगा और एक्स निकालेंगे तो ये वैल्यू माइनस में हो जाएगा, जब माइनस कॉमन निकालें तो ये वैल्यू प्लस में हो जाएगा जो आपका ए लेमडा आएगा। ठीक है, और फिर ये ए एक्स भी इक्वल टू को जब इधर आएगा लेफ्ट साइड में तो आपका प्लस में हो जाएगा, और माइनस में कॉमन निकालें तो ये वैल्यू आपका माइनस ए होगा, चूंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये इतना सारा वैल्यू आपका एक्स का कोफिशिएंट हो जाएगा, और इक्वल टू के जब इधर लाएंगे सी लेमडा को तो ये प्लस में सी लेमडा आएगा, और सी को लेकर आएंगे तो माइनस सी होगा, ये वैल्यू 0 हो गया। तो ये आपका टोटल कांस्टेंट टर्म हो गया। ठीक है, तो इतना जो टर्म हुआ ना, देखिए ये वाला जो टर्म है ना, ये वाला टर्म ए को सूचित कर रहा है, और ये वाला जो टर्म है ना ये वाला बी को सूचित कर रहा है, और ये वाला जो टर्म है वो कांस्टेंट टर्म है सी को सूचित कर रहा है। ठीक है, इस वाले जनरल इक्वेशन से अगर आप कंपेयर करेंगे तो ये आपका एबीसी इस तरीके से आएगा। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं कि इसको हम अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू निकाल देते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी बटा ए। तो माइनस बी की जगह पे देखिए क्या लिखा हुआ है, इतना पूरा टर्म लिखा हुआ है, और ऑलरेडी पहले से माइनस है तो इसको प्लस में लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो माइनस माइनस वो प्लस हो जाता है, तो ये वैल्यू आएगा बी एक्स प्लस बी और प्लस ए लेमडा और माइनस का ए अपॉन नीचे में आएगा आपका ए आपका दिया हुआ लेमडा प्लस 1, और आपके सवाल में दिया हुआ अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 0 है। देखिए यहाँ पे, तो इसको हम जब 0 करेंगे तो यहाँ से ये वैल्यू डायरेक्ट आपको मिलेगा बी एक्स प्लस बी और प्लस ये सॉरी बी लेमडा है, यहाँ पे एक्स नहीं है, ये बी लेमडा दिया हुआ था। ठीक है, इसको हम लेमडा कर दे रहे हैं, और ये ए लेमडा माइनस ए बराबर 0। तो यहाँ से देखिए लेमडा को हम कॉमन निकाल लेते हैं, तो यहाँ से बी प्लस ए आएगा, है ना, और बाकी जो बच गया उसको हम इक्वल टू के उधर कर देंगे, तो ये आपका ए उधर जाएगा तो प्लस में जाएगा, और बी जब जाएगा तो माइनस बी जाएगा। ठीक है, आप यहाँ से लेमडा का डायरेक्ट वैल्यू निकाल सकते हैं कि लेमडा बराबर क्या आएगा, तो लेमडा बराबर आपका आएगा ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी। ये आपसे पूछा गया था कि लेमडा का वैल्यू क्या होगा, तो लेमडा का जो वैल्यू है वो आपका ए माइनस बी बटा ए प्लस बी है। इस प्रकार आपका जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, उम्मीद है आपको ये सवाल में समझ में आ गया होगा। सिंपल सवाल है, बस आपको गुना करना है और गुना करके इसका आंसर देना है। हम चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। देखिए नेक्स्ट सवाल क्या करता है। देखिए नेक्स्ट सवाल जो आपका है वो आपका क्रॉस प्रोडक्ट और जो आपका डॉट प्रोडक्ट होता है उससे पूछा गया। ठीक है, आप 11th-12th में ये सवाल पढ़े होंगे कि ये आपको क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है और डॉट प्रोडक्ट क्या होता है। तो हम आपको थोड़ा सा रिवाइज करा देते हैं कि ये चीज़ें क्या होती है। ठीक है, उसके बाद हम इस सवाल पे आते हैं। तो देखिए क्या कहता है ना कि 2 प्रकार का होता है। देखो यदि आप क्या करो ना कि सदिश को सदिश के साथ मल्टीप्लाई करो, किसी भी सदिश को यदि आप सदिश के साथ मल्टीप्लाई करो ना और आपका सदिश मिल जाता है, क्या मिलता है,
सदिश मिलता है। ठीक है, सदिश को सदिश के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इंग्लिश में इसको हम वेक्टर मल्टीप्लाई वेक्टर बोलते हैं। और मल्टीप्लाई करने के बाद कोई वेक्टर क्वांटिटी ही मिले तो इसको हम लोग ना क्रॉस प्रोडक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, हिंदी में कहते हैं सदिश गुणज। ठीक है, और यदि किसी सदिश को हम सदिश से मल्टीप्लाई करें, सदिश को सदिश से मल्टीप्लाई करें और ये वैल्यू जो है आपका अदिश राशि मिले, क्या मिले? अदिश, स्केलर मिले, तो ऐसे चीज में यहाँ वाला क्रॉस जो है ना, इसको हम क्रॉस नहीं लिखते, इसको हम डॉट के फॉर्म में लिखते हैं और इसको हम लोग पढ़ते हैं डॉट प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं? डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, याद रहे हमेशा ये चीजें कि सदिश को सदिश के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद सदिश मिलेगा तो क्रॉस प्रोडक्ट बोला जाएगा, और सदिश को सदिश के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद अगर कोई अदिश राशि मिलता है तो उसको क्रॉस प्रोडक्ट कहा जाएगा। ठीक है, लिखा कैसे जाता है? तो ऐसे लिखा जाता है, जैसे मान लीजिए दो सदिश है, एक सदिश ए है और एक सदिश बी है। ठीक है, और इसको ना मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, अगर इसका मल्टीप्लाई करेंगे यानी क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो ये जो वैल्यू मिलता है ना वो मैग्नीट्यूड ऑफ ए होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी होता है, और इसके साथ में साइन थीटा आता है। ठीक है, और साथ में एक एन कैप आता है जो आपको डायरेक्शन बताता है, चूंकि ये आपका सदिश राशि है। क्लियर है? और जब हम क्रॉस आपका डॉट प्रोडक्ट लिखेंगे ए डॉट बी तो ये वैल्यू जो होता है वो मैग्नीट्यूड ऑफ ए होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी होता है, और इसके साथ में कॉस थीटा होता है, और इसके साथ कोई डायरेक्शन नहीं आता है। यहाँ पे देखिए जो एन कैप है ना, इसको हम लोग यूनिट वेक्टर कहते हैं। क्या बोलते हैं? यूनिट वेक्टर। और यूनिट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है वो 1 होता है, आप याद रखिएगा। ठीक है, चूंकि 1 से आप किसी चीज को मल्टीप्लाई करेंगे ना तो वो वैल्यू को नहीं बदलेगा, सिर्फ ये डायरेक्शन बताने के लिए आता है, जिसको हम एन कैप से सूचित करते हैं। क्लियर है? तो आपको समझ में आएगा ये डॉट प्रोडक्ट और ये क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है। ठीक है, अब जो वेक्टर दिया जाता है ना वो आपको आई जे और के में दिया जाता है। ठीक है, आई जे और के में दिया जाता है, आई जे और के में दिया जाता है। तो ये जो आई जे और के है ना, ये भी खुद एक यूनिट वेक्टर है जिसको हम लोग इकाई सदिश कहते हैं, और इसका मैग्नीट्यूड भी 1 होता है। ठीक है, तो यदि आपको कभी भी इस तरीके का सूचित करके दे, इसमें मिला करके दे दे, तीनों डायरेक्शन में मिला के दे दे, तो हम उसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं थोड़ा सा वो समझ लेते हैं, तब वो सवाल आसानी से मिल जाएगा। जैसे जैसे मान लीजिए कि कोई वेक्टर ए है। ठीक है, कोई वेक्टर ए है जिसका मान दिया हुआ है सपोज 2i और प्लस 3j इस तरीके से, और माइनस या प्लस कुछ भी दे सकता है। मान लीजिए कि यहाँ पे दिया हुआ है 1k, ऐसे दे सकता है। ठीक है, तो आप जब मैग्नीट्यूड ऑफ ए निकालेंगे ना तो बहुत सिंपल है, इसमें आप क्या करना है, आपको रूट अंडर लेना है और जो भी दिया हुआ है सबको स्क्वायर करके जोड़ देना था। जैसे 2 का स्क्वायर है, प्लस 3 का स्क्वायर है, और प्लस 1 का स्क्वायर है, ये आपको कर देना है। ठीक है, अगर माइनस होगा यहाँ पे तो हम माइनस कर देंगे, ऐसे अदरवाइज ये सारी चीज़ें इस तरीके से लिख देंगे। ठीक है, और इसको जब हम सोल्व करेंगे तो ये वैल्यू देखिए 4 आ रहा है, ये वैल्यू 9 आ रहा है और ये वैल्यू 1 आ रहा है, तो 9 4 13 और 1 14 होता है, तो ये वैल्यू आपका रूट अंडर 14 आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपको करना है, इसमें बहुत सा कुछ काम नहीं है, बस सिंपल आपका ये आपका मैग्नीट्यूड इस तरीके से निकालने का तरीका होता है। ये तरीका आपको समझ में आ गया तो आपका काम आसानी से हो जाएगा। अब हम चलते हैं सवाल पे कि कैसे इसको बनाना है। तो जो अभी सवाल पूछा है ना उसमें आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना है, जो आपका डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला है। वो फॉर्मूला क्या कर रहा है कि ए डॉट बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा। देखिए सवाल क्या कर रहा है। सवाल देखिए यहाँ पे ए का वैल्यू दिया हुआ है, हम लिख दे रहे हैं। आपका जो ए का वैल्यू दिया हुआ है वो है ऐसे इस तरीके से लिखा हुआ है कि वेक्टर ए इक्वल टू दिया हुआ है 2i प्लस 2j और माइनस का k। ठीक है, ये माइनस का k दिया है, जहाँ पे आप ये कह सकते हो कि ये प्लस में ही है पर -1 वहाँ पे लगा हुआ है। ठीक है, तो जब a का ये वैल्यू दिया हुआ है ना तो आपको क्या करना है, इसका मैग्नीट्यूड निकाल देना। तो हम यहाँ से देखिए मैग्नीट्यूड निकाल दे रहे हैं, तो मैग्नीट्यूड ऑफ a क्या हो जाएगा, तो हम बोलेंगे रूट अंडर, देखिए यहाँ पे 2 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस फिर 2 का स्क्वायर दिया होगा, और यहाँ से 1 की जगह पे -1 दिया हुआ है, तो यहाँ से प्लस -1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। और ये वैल्यू देखिए आपका कितना आ रहा है, रूट अंडर, देखिए 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, तो 4 4 8 और 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो ये वैल्यू 9 आएगा, जिसका वैल्यू 3 आ गया। ठीक है, और इसी प्रकार से आपका जो बी का वैल्यू दिया हुआ है, देखिए यहाँ से लिखा हुआ है बी वेक्टर जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 6i -3j और प्लस 2k, है ना। और इसका जब आप मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो आपका ये मैग्नीट्यूड ऑफ बी जो मिलेगा वो मिलेगा रूट अंडर 6 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर और प्लस 2 का स्क्वायर। तो इसको हम गुना करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा 36 प्लस
9+4, ठीक है। तो ये आपका √49 आ रहा है, देख लीजिए जोड़ के, और ये वैल्यू 7 आ जाएगा। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए और मैग्नीट्यूड ऑफ बी यहाँ से निकल चुका है। अब आप फॉर्मूला लगा दीजिए कि ए क्रॉस बी क्या होता है। तो ये फॉर्मूला होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा। क्लियर है, ठीक है ना। तो जब हम इसको ना मल्टीप्लाई करने जाएंगे तो ये वैल्यू आपको क्या मिलेगा, तो ये वैल्यू मिलेगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए जिसका वैल्यू हम 3 ले आए, और मैग्नीट्यूड ऑफ बी जो है आपका 7 आ चुका, और ये वैल्यू आपका कॉस थीटा हुआ, ठीक है। तो आपसे पूछा हुआ है कि यहाँ से थीटा का मान पूछा है, तो कॉस थीटा का मान क्या हो जाएगा, तो कॉस थीटा का मान हो जाएगा ए डॉट बी और बटा 7×21, ठीक है। अब देखिए यहाँ से ना आपको ए डॉट बी निकालने आना चाहिए, ठीक है। तो ए का जो वैल्यू यहाँ पे लिख दे रहे हैं, ये देखिए 2i प्लस का 2j और माइनस का k लिखा हुआ है, और साथ में लिखा हुआ है 6i माइनस का 3j और प्लस का 2k, ठीक है। ये लिखा हुआ है प्लस का 2k। अब क्या करना ना, देखिए यहाँ पे डॉट नीचे में 21 दिया हुआ है, उसको हम लिख देते हैं, नीचे में 21 है। अब इसका जब हम डॉट प्रोडक्ट निकालने जाते हैं ना, तो ये आपको निकालने आना चाहिए कि हम दो चीज़ों को डॉट करते हैं तो कैसे आता है। तो हम थोड़ा सा इसका थ्योरी बता देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। देखिए यहाँ से ये चीज़ें आप पढ़े थे ना, यहाँ से अगर आपका ये आपका दिया हुआ है, ठीक है। और इसी प्रकार से अगर बी भी दिया हुआ होता कोई और वेक्टर, जैसे मान लीजिए 2i प्लस 3k, सॉरी 2i और 4j, और मान लीजिए कुछ भी जैसे 6k वगैरह ऐसे कुछ लिख दिए, ठीक है। तो आपको ना एक चीज़ समझना है कि जब हम i को i के साथ डॉट कराते हैं ना, तो ये वैल्यू क्या मिलना चाहिए, तो कहोगे मैग्नीट्यूड ऑफ i इंटू कॉस थीटा। और आई जो वेक्टर है ना, वो आपको एक्स एक्सिस पे ही दिखाई पड़ता है ना, आई। तो जब दोनों एक ही वेक्टर है आई, तो इस दोनों के बीच का जो कोण है ना, वो 0 डिग्री का है, ठीक है। तो cos 0 का जब यहाँ पे हम मान रख देंगे ना, तो वो वैल्यू आपको 1 मिलेगा। और मैग्नीट्यूड ऑफ आई और मैग्नीट्यूड ऑफ आई, चूंकि ये यूनिट वेक्टर है, तो इसका भी जो वैल्यू है आपका 1 ही मिलता है। यूनिट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है वो 1 होता है। तो इस प्रकार से सेम वेक्टर का जब हम डॉट प्रोडक्ट कराते हैं ना, तो वो वैल्यू आपको 1 मिलता है। ये आपको समझना चाहिए। जैसे हम लोग जब i को i के साथ डॉट कराएंगे ना, तो ये वैल्यू आपको 1 मिलेगा, और j को हम j के साथ डॉट कराएंगे ना, तो ये वैल्यू भी आपका 1 मिलेगा, और k को k के साथ डॉट कराएंगे ना, तो ये भी आपका 1 मिलेगा। ये बात आपको याद रखना चाहिए। और इसके अलावा किसी के साथ कराएंगे, जैसे i को j के साथ कराएंगे ना, तो ये 0 मिल जाएगा, क्योंकि दोनों के बीच का कोण जो है ना, i और j के बीच का कोण, जैसे ये i है और ये j है, तो दोनों के बीच का कोण 90 आएगा ना। तो जब हम cos 90 का मान निकालेंगे ना, तो cos 90 जो है वो आपका 0 आ जाता है, इसलिए ये वैल्यू 0 आएगा। तो किसी भी अदर के साथ i का j के साथ 0 होगा, j का k के साथ 0 होगा, i का k के साथ 0 होगा, किसी भी अल्टरनेट के साथ करेंगे ना, तो वो वैल्यू 0 मिलेगा। और फिलहाल हमको इससे ही काम है, इससे आपका काम हो जाएगा। i डॉट i 1 होता है, j डॉट j 1 होता है, और k डॉट k 1 होता है, ठीक है। तो अब सवाल पे चलते हैं, देखिए सवाल क्या कर रहा है। तो देखिए जब हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कराएंगे ना, ये तीनों को मल्टीप्लाई कराएंगे, तो आप खुद गौर से देखिए कि जब हम मल्टीप्लाई कराने जाएंगे, तो ये i वाला जो है ना, तीनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ भी, इसके साथ भी और इसके साथ भी, और यही क्रिया ना सबके साथ होगा। तो i के साथ तो ठीक है, आपका गुना करेंगे तो 6 दूनी 12 होगा, और i डॉट i 1 हो जाएगा। लेकिन जब हम लोग i का j के साथ या k के साथ कराएंगे ना, तो वो वैल्यू 0 मिलेगा। तो हम लोग लिखेंगे ही नहीं, डायरेक्ट इसका आंसर ही लिखेंगे। देखिए तो हम लोग i का i के साथ मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो ये वैल्यू आपको मिलेगा 6 दूनी 12, ठीक है, प्लस j का j के साथ कराएंगे ना, तो मिलेगा, ये देखिए 3 दूनी 6, जो कि -6 लिखा है, ठीक है। तो हम यहाँ से इसको, चूंकि माइनस में है तो ये -6 लिखेंगे, और k का k के साथ कराएंगे ना, तो ये आपका -2 मिलेगा, ठीक है। ये वैल्यू हो गया, और बटा 21। इसके अलावा 2i को हम लोग 3j से नहीं कराएंगे, 2i को 2k से नहीं कराएंगे, चूंकि हम किसी भी अल्टरनेट के साथ कराएंगे तो वो 0 मिलने वाला, हमने पीछे आपको समझाया है। अब देखिए ये 6 2 8 हो गया, इसको हम जब सोल्व करेंगे ना, तो ये देखिए 6 2 8, 12 में से जाएगा तो ये 4/21 बचेगा। तो आपसे पूछा गया था ना कि कॉस थीटा का मान क्या होगा, तो कॉस थीटा का मान 4/21 होगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर 1 में दिख रहा है, यही इसका सही जवाब है। सिंपल सा सवाल है, फॉर्मूला आप याद रखिए, कौन सा फॉर्मूला लगाना है, तो आपका a डॉट बी का फॉर्मूला लगाना है, जो कि आपका वैल्यू होता है मैग्नीट्यूड ऑफ a इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ b और कॉस थीटा। डॉट प्रोडक्ट में कॉस थीटा आता है, और वेक्टर प्रोडक्ट में साइन थीटा आता है, ये आपको याद रखना होगा, ठीक है। और a डॉट बी कैसे निकालते हैं वो आपको थोड़ा सा समझना है
क्योंकि ऐसे सवाल में जब आप डॉट प्रोडक्ट निकालने जाएंगे और गुना करेंगे तो यहाँ पे आपको ना बहुत ज़्यादा समय खराब हो जाएगा। तो आपको बस ये समझना है कि हम लोग जब मल्टीप्लाई करेंगे ना तो सोच के करेंगे, सिर्फ आई को आई के साथ करेंगे, जे को जे के साथ करेंगे और के को के साथ करेंगे, क्योंकि इसी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 वैल्यू मिलेगा, और बाकी आई को हम जब जे के साथ कराएंगे तो वो 0 मिल जाएगा। तो 3 दूनी 6 तो करेंगे, लेकिन आई और जे मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा तो पूरे को 0 कर देगा। ठीक है, तो हम अदर का अदर के साथ नहीं कराएंगे, सेम सेम के साथ कराएंगे। आई का आई के साथ तो 6 दूनी 12 हो जाएगा और आई मल्टीप्लाई आई 1 हो जाएगा। फिर जे का जे के साथ कराएंगे तो 2 जे और 3 जे को कराएंगे तो ये आपका -6 मिलेगा, और जे का जे के साथ कराते हैं तो वो तो 1 हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग 12 - 6 - 2 लिखे और सोल्व कर दिए तो 4/21 आ गया। ये इसका सही जवाब होगा। ठीक है, अगर कोई और ऐसा डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट से कभी भी सवाल आएगा तो हम उस पर फिर चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू। अगर आप चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अपने जो फ्रेंड सर्किल है उसमें आप इसको शेयर करिए, ताकि और भी बच्चे का जो सवाल है वो हमारे व्हाट्सएप पे आएगा। अभी 10 दिन बच रहा है आपके पैरामेडिकल के एग्जाम में। जो प्रीवियस ईयर सवाल है वो अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं और आपसे नहीं बन रहा है तो आप हमसे हेल्प ले सकते हैं, सवाल आप व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं। जो इसका सही जवाब होगा वो हम आपको जितना जल्दी हो जाए आपको सॉल्व करके और समझाने का प्रयास करेंगे। तो हम मिल लेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।